हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेज में आपका स्वागत है। मगध साम्राज्य की हम बात कर रहे थे और मगध साम्राज्य में हमारा चल रहा था मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश में भी हम चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ चुके थे। आज का जो हमारा क्लास का जो विषय है वो है बिंदुसार। आज हम चर्चा करेंगे केवल बिंदुसार के बारे में और सम्राट अशोक के बारे में। ठीक है मित्रों, तो बिंदुसार का जो शासनकाल है, बिंदुसार का जो शासनकाल है, ये शासनकाल था बिंदुसार का शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। ठीक है, कौन सा समय रहा? 298 ईसा पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक रहा है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। कौन? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। यूनान के जो शासक हैं उन्होंने इन्हें अमित्रोकेडिज, यूनानी लेखकों ने इनको नाम दिया है यूनानी लेखकों ने इन्हें नाम दिया है अमित्रोकेडिज। अमित्रोकेडिज, ठीक है। इसके अलावा अब इस जो अमित्रोकेडिज जो नाम दिया है यूनानी लेखकों ने, इसको कुछ भारतीय लेखकों ने इसका संस्कृत में रूपांतरण किया है, संस्कृत में इसका अर्थ निकाला है और इसका अमित्रोकेडिज का अर्थ क्या निकला है? अमित्रो घात। ठीक है, क्या निकला है? अमित्र घात निकला है। और अमित्रो घात जिसका अर्थ इन संस्कृत शास्त्रियों ने निकाला है शत्रुओं का नाश करने वाला। क्या निकाला है? शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है मित्रों, शत्रुओं का नाश करने वाला निकाला है। ठीक है, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडिज का नाम दिया है। संस्कृत शास्त्रियों ने इस अमित्रोकेडिज को रूपांतरित किया है संस्कृत में और इसका नाम नया नाम निकाला है अमित्रोघात और इसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है। इनके शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में, प्रथम शासनकाल के प्रारंभ में तो इनके प्रधानमंत्री थे कौटिल्य यानी चाणक्य, और अंत में जो कि इनके शासन का अंतिम जो काल था, शासनकाल था बिंदुसार का, उस समय इनके प्रधानमंत्री थे खल्लाटक। कौन थे? खल्लाटक इनके प्रधानमंत्री रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ ये बन जाता है कि बिंदुसार के शासनकाल में कौन प्रधानमंत्री थे? प्रारंभ में कौन प्रधानमंत्री थे? तो उस समय आंसर होगा चाणक्य, और अंतिम समय में खल्लाटक इसके प्रधानमंत्री थे। ठीक है मित्रों, सीरिया के सम्राट एंटियोकस प्रथम ने, जो कि एंटियोकस कहाँ के शासक थे? सीरिया के। कहाँ के शासक थे? सीरिया के शासक थे। उन्होंने डायमैक्स, सीरिया के शासक, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपना एक राजदूत इनके दरबार में भेजा जिसका नाम था डायमैक्स। क्या नाम था? डायमैक्स। ठीक है, कौन था ये? राजदूत था, जो कहां से आया? सीरिया से। किसके शासनकाल में आया? बिंदुसार के शासन में, ये बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है। मिस्र के शासक टालेमी फिलाडेल्फस, मिस्र के शासक फिलाडेल्फस, मिस्र के शासक टालेमी फिलाडेल्फस ने डायोनिस नामक, इसने डायनिस नामक राजदूत इनके दरबार में भेजा। किनके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, तो
बिंदुसार के दरबार में जो विदेशी राजदूत थे वो थे उनमें डायमेकस जो कि सीरिया का राजदूत था, और मिस्र का राजदूत जिसका नाम था डायनिस। ठीक है मित्रों, डायनिस कहाँ का राजदूत था? मिस्र का। और इसे यूनानी लेखकों ने एमित्रोकेडिज नाम दिया है, जिसका संस्कृत शास्त्रियों ने अमित्रोघात अर्थ निकाला है। और इस अमित्रोघात का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार के बाद जो मौर्य वंश का उत्तराधिकारी था वो था अशोक। कौन था मित्रों? अशोक था। और इस अशोक का शासनकाल है 273 ईस्वी से पूर्व से शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। किसने? सम्राट अशोक ने। ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ठीक है, और विश्व में सबसे महान सम्राटों में से एक था अशोक। ठीक है मित्रों, इसको कई इसने उपाधियां प्राप्त की जिसका उल्लेख इसके द्वारा लिखे गए उल्लेखों में अभिलेखों में मिलती है। ठीक है, इसके अभिलेखों के अनुसार इसने देवानाम प्रिय ठीक है, देवनाम प्रियदसी देवनाम प्रियदसी नामक उपाधियां धारण की थी। ठीक है, और इसके ही अभिलेखों से इसके उपनामों के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये तो इसकी थी उपाधियां, देवनाम प्रियदसी। ठीक है, और इसके कई उपनाम थे जिनका उल्लेख इसके अभिलेखों में किया गया है, जिसमें मास्की, गुजरा, नेत्रु और उदय गोलम ये शिलालेख हैं। मास्की, गुजरा, नेतुर और उदय गोलम ये शिलालेख हैं। इन शिलालेखों में इसका नाम अशोक उल्लेखित है। कौन कौन से शिलालेखों में? मास्की, ठीक है, मास्की, गुजरा, नेतुर, ठीक है, ये अभी शिलालेख हैं। नेतुर और उदय गोलम, इन शिलालेखों में इस शासक का नाम अशोक उल्लिखित किया गया है। क्या दिया गया है? अशोक उल्लेखित किया गया है। ठीक है, जबकि पुराणों में इसका नाम अशोक वर्धन रखा गया है। पुराणों में इस शासक के बारे में इसे क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। किसमें? पुराणों में। ठीक है, अब इसने प्रारंभिक जो इसका राज्याभिषेक में कुछ अनेक भ्रांतियां हैं, कुछ कहानियां भी लिखी हुई हैं। इसने 4 वर्षों तक सत्ता के लिए संघर्ष किया। सम्राट अशोक ने 4 वर्षों तक सत्ता के लिए संघर्ष किया, और इसके बाद लगभग 269 ईसा पूर्व में 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, राज्याभिषेक हुआ। कई जगह उल्लेख मिलता है कि सम्राट अशोक ने लगभग अपने 32-33 भाइयों का वध करके सिंहासन हासिल किया था। तो 4 वर्षों तक इसने संघर्ष किया, और उसके बाद 269 ईसा पूर्व में इसे औपचारिक रूप से राज तिलक इसका किया गया था। सम्राट अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया मगध पर। ठीक है, और इसके बारे में इसने इस शासनकाल में या 37 वर्षों के शासनकाल में विश्व के सबसे सम्राट या महान शासकों में अपने आप को खड़ा किया।
इसमें इन अनेक उपाधियां धारण की। इसके जीवन परिवर्तन की जो घटनाएं हैं जिन्होंने इसको पूरी तरह से बदल कर रख दिया, वो घटना थी कलिंग का युद्ध। कौन सी थी मित्रों? कलिंग का युद्ध। ठीक है, इस कलिंग के युद्ध जो कि 261 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, कब हुआ? कलिंग का युद्ध ये हुआ मित्रों 261 ईसा पूर्व। कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। पूर्वी समुद्र तट पर बंगाल खाड़ी के आसपास का जो क्षेत्र था, महानदी और गोदावरी नदी के बीच का जो प्रदेश था, पूर्वी समुद्र तट और बंगाल खाड़ी के आसपास का क्षेत्र, गोदावरी और महानदी के बीच का जो भाग था, वो कलिंग के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था मित्रों? कलिंग के नाम से। और वर्तमान में इसे उड़ीसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे वर्तमान में? उड़ीसा। और अब तो उड़ीसा का नाम भी बदल कर क्या रख दिया गया है? ओडिशा कर दिया गया है। तो इस उड़ीसा को कलिंग कहा जाता था। यहाँ अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था राजा खारवाल के विरुद्ध। ठीक है, और इस युद्ध में अशोक को विजय जीत मिली और अशोक ने कलिंग को जीतने के बाद तौसली इसकी राजधानी बनाई। किसे बनाया इसे? इसकी राजधानी किसे बनाया गया? तौसली को। ठीक है मित्रों, किसे बनाया गया? तौसली को इसकी राजधानी बनाया गया। लेकिन इस युद्ध को अशोक ने जीत तो लिया, लेकिन इस युद्ध ने अशोक के हृदय को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया, या अशोक को पूरी तरह से बदलकर रख दिया। किसने? कलिंग के युद्ध ने। ठीक है मित्रों, इसका उल्लेख, कलिंग के युद्ध का उल्लेख अशोक ने अपने 13वें अभिलेख में किया है। इस युद्ध का उल्लेख अशोक ने 13वें अभिलेख में किया है। ठीक है, 30 से 13वें अभिलेख में किया है इस कलिंग युद्ध का उल्लेख। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति को सदैव के लिए छोड़ दिया और दिग्विजय, इस युद्ध के बाद इसने दिग्विजय यानी भेरी घोष, जिसे बौद्ध धर्म में भेरी घोष कहा गया है, भेरी घोष को त्याग दिया, छोड़ दिया और इसके स्थान पर धम्म घोष को अपनाया है। छोड़ दिया, ठीक है, और इसके स्थान पर किसे अपना लिया? धम्म घोष को। धम्म घोष को अपना लिया, जिसमें का मतलब है धम्म विजय, धम्म विजय अपना लिया। शासन के प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म से संबंधित था। जब वो शासक बना तो उस समय वो एक ब्राह्मण धर्म से संबंधित था, एक ब्राह्मण था और शिव की उपासना करता था। कौन? अशोक। प्रारंभ में एक ब्राह्मण था। कौन था? ब्राह्मण था और ये शिव की उपासना करता था। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद यानी 261 ईसा पूर्व में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसको अपना हृदय परिवर्तित कर बौद्ध धर्म अपना लिया और इस बौद्ध धर्म की इसे दीक्षा दी। बौद्ध धर्म की दीक्षा दी एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के द्वारा, जो कि बौद्ध भिक्षु था। बौद्ध भिक्षु के द्वारा इसे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई और ये बौद्ध भिक्षु था उपगुप्त। ठीक है, अशोक ने बुद्ध धम्म व संघ का अभियान चलाया। बुद्ध धम्म व संघ का अभिवादन किया और इसकी जानकारी मिलती भाब्रू अभिलेख से। किस अभिलेख से? भाब्रू अभिलेख से, कि अशोक ने बौद्ध धर्म व संघ
बुद्ध शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि और संघ शरण गच्छामि, इनका अभिवादन किया। इसका उल्लेख भाब्रू अभिलेख से मिलता है। ठीक है मित्रों, इसने अशोक, इस अभिलेख में जो भाब्रू अभिलेख है, इस अभिलेख में अशोक ने त्रिरत्न के प्रति आस्था प्रकट की है। किसके प्रति? 3 रत्नों के प्रति आस्था इस प्रकट की है। 3 रत्न बौद्ध, धम्म और संघ, इन के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। ठीक है मित्रों, तो ये थी अशोक बिंदुसार और अशोक की कुछ प्रारंभिक जानकारी जो इसको एक महान या एक सम्राट के रूप में स्थापित करती हैं। और अगली जो क्लास होगी उसमें हम अशोक के बारे में और अशोक के अभिलेखों के बारे में हम विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। ठीक है मित्रों, वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या में लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।